नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 858वीं जयंती के अवसर पर चंदवरदाई नगर स्थित कर्णी स्पोर्ट्स राइफल शूटिंग अकादमी में एक दिवसीय जिला स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल सिंह ने युवा पीढ़ी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे युग पुरुषों पृथ्वीराज चौहान के जीवन से सीख लेते हुए राष्ट्र का निर्माण करें। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य कर्नल अमरदीप सिंह ने गुरुवार को कहा कि युवा पीढ़ी को महापुरुषों के जीवन से परिचय कराने के लिए खेलकूद के आयोजन महत्वपूर्ण कड़ी बनते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 858वीं जयंती के अवसर पर चंदवरदाई नगर स्थित कर्णी स्पोर्ट्स राइफल शूटिंग अकादमी में एक दिवसीय जिला स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कर्नल सिंह ने युवा पीढ़ी का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे युग पुरुषों के जीवन से सीख लेते हुए राष्ट्र का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि बच्चे आवश्यकता अनुसार ही मोबाइल का इस्तेमाल करें। कर्नल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में अब छात्राएं भी अपनी प्रतिभा अनुसार देश की सेवा हेतु अध्ययन करते हुए कैरियर बना रही हैं। अब इन संस्थानों में लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान राज्य धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कंवल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि राइफल शूटिंग, टेनिस, हॉकी, एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताएं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह की पहचान बन चुकी हैं। प्रतिवर्ष इस तरह के खेल आयोजनों के माध्यम से आम जन तक सम्राट पृथ्वीराज की वीर गाथाओं का प्रचार प्रसार होता है। दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं का 2 जून को पृथ्वीराज स्मारक पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया जाएगा। आयोजन सचिव हिम्मत सिंह राठौर ने इस अवसर पर बताया कि साकेत नगर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक अनुसार रेंज पर युवा शूटर आधुनिकतम उपकरणों के साथ अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। राज्य परिवहन अधिकारी शिखर वीरेंद्र सिंह राठौर, ग्राम पंचायत गोला की सरपंच श्रीमती सुमन कंवर, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सचिन और श्रीधर खेतमार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल खिलाड़ी विनीत लोहिया, विनोद यादव, वीर विजय सिंह, दिलीप कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आयोजन समिति के सदस्य अभिषेक झा, श्याम सिंह, निर्मल सिंह, राकेश कुमार, शेर सिंह, प्रियांशु, परमवीर और मनोज शर्मा ने अतिथियों का माल्यार्पण किया। समारोह का संचालन विनीत लोहिया ने किया। हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए और उनको एक लक्ष्य मिलना चाहिए। उनको घरों से बाहर निकालना है, नहीं तो ये मोबाइल उनको खा जाएगा। वेदर काफ़ी हार्श है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बट अंदर का वातावरण जो है वो बिल्कुल शूटिंग के अनुकूल है। आप इंजॉय करेंगे। अगले 5-7 मिनट में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं भी, हमारा स्कूल भी कर्णी राइफल शूटिंग एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। ये हमारे बच्चों को, हमारे कैडेट्स को भी प्रशिक्षण देते हैं। अभी 1 साल हुआ है, बहुत अच्छे परिणाम आने लगे हैं, स्पेशली लड़कियों में। हमारे जो गर्ल कैडेट्स हैं उन्होंने स्पीड तक पार्टिसिपेट किया है। और इसमें मैं स्पेशली गर्ल्स को कहना चाहूँगा कि इसमें पूरी पैरिटी ऑफ स्पोर्ट्स है। पैरिटी ऑफ स्पोर्ट्स मीन्स इसमें जेंडर बायस नहीं है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम मेल को खिताब देते हैं कि ये तो चीज़ मेल जेंडर के लिए बनी हुई है। तो इसमें किसी किस्म की भी कोई जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर आपके पास 40 मिनट की कंसंट्रेशन और मस्किटरी है तो आप नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तक बहुत अच्छा कर सकते हैं। जयंती के 858वीं जयंती के उपलक्ष्य में राइफल शूटिंग का कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले तो पूरी टीम को, आप लोगों को बधाई हो, जिनके नेतृत्व में ये सारे कार्य हो रहे हैं। परंतु ये तब तक सफल नहीं है जब तक आप लोग ना हो, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति से ही ऐसे महाराजा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा सकते हैं। जब आप राइफल शूटिंग से निशानेबाजी करते हैं तो उस निशानेबाजी के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान का नाम जाना जाता है। वो आंखों पे पट्टी लगा के निशाना लगाया करते हैं। आपको भी ऐसी प्रैक्टिस चालू करनी पड़ेगी कि आप राइफल शूटिंग की प्रैक्टिस करें और आंखों पे पट्टी लगाने के बाद यदि आप राइफल शूटिंग करेंगे तो शायद आप लोगों का भी इतिहास के अंदर एक नाम अलग से दर्ज हो। उसकी ट्रेनिंग आपको सारी आप देखिए, क्योंकि आपके साथ में एक वीरेंद्र सिंह, क्या नाम उनका, जो शुक्ला जी ने माला पहनाने के लिए, वो माला पहनाने के लिए तीर चलाते थे, तीर से माला पहना देते थे स्टेज पे बैठे बंदूक। ये अपने आप में कला है। और यदि इस तरीके की कला यदि आप लोगों, यदि जो सामने आपका जो टारगेट है, उस टारगेट के ऊपर यदि आप आंखों में पट्टी लगाकर यदि राइफल शूटिंग करेंगे तो आप लोगों का भी नाम
हर वर्ष की भांति इस बार भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की 858वीं जयंती के अवसर पर चंद्रवरदाई नगर स्थित जो नया ये एक हमारा एकेडमी खुली है, करनी स्पोर्ट्स एकेडमी, राइफल शूटिंग रेंज, इसमें एक दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 150 बच्चे, जिसमें छात्र छात्री और बड़े बच्चे, बुजुर्ग सब भाग ले रहे हैं। और इसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों को 2 तारीख को जो हमारा मुख्य समारोह होगा उसमें पारितोषिक वितरण किया जाएगा। और अलग अलग इवेंट जो होंगे उनके अलग अलग हम लोग यहाँ से प्राइज कर्नल अमरदीप सिंह साहब जो हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। और श्रीमान कंवर प्रकाश जी कृष्णानी MD, वो हमारी इस समारोह की उन्होंने अध्यक्षता की है। और इस अवसर पर बहुत सारे गणमान्य अतिथि और अंतर्राष्ट्रीय शूटर्स यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को काफी कुछ इस खेल के बारे में बताया। विनीत लोहिया। करनी स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान साहब की 858वीं जयंती पर के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता रखी हमने। और हमारी करनी शूटिंग एकेडमी की पहले एक लोहागल में ब्रांच थी, अब हमने एक और ब्रांच यहाँ खोली है चंद्रवरदाई रामगंज में। एक और नई रेंज की तैयारी हो रही है, पिसागन कस्बा है अजमेर डिस्ट्रिक्ट का जो कस्बा है, उसमें नई रेंज हमने खोल रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के बच्चे भी जुड़े, शूटिंग के प्रति जागरूक हो। इस गेम का सबसे बड़ा फायदा है कि जितने बच्चे खेलते हैं, अगर क्वालिफाई स्कोर करते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं इनको नेशनल खेलने के लिए। अगर कोई भी बच्चा 1 साल तक लगातार अगर प्रैक्टिस करता रहे तो 1 साल में ही वो नेशनल क्वालिफाई कर सकता है। तो नेशनल क्वालिफाई करने के बाद में बच्चों के लिए सर्विस के ऑप्शन काफ़ी खुल जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शूटिंग गेम्स को ज्वाइन करें और आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, अजमेर का एक वर्चस्व पूरे देश में फैलाएं और अपने अजमेर शहर का नाम रोशन करें। हिम्मत सिंह राठौर, करनी शूटिंग डायरेक्टर। आप अपनी गाड़ी को इन 6 बातों का ज्ञान होने के बाद आप घर से अपनी गाड़ी लेते हैं। जब घर से जब आप रोड पर आ जाते हैं तो रोड पर कोई बोलता नहीं है, एक दूसरे से कोई बोलता नहीं, इशारे देते हैं। और वो इशारे देते हैं, इसको कहा जाता है मूक भाषा। मूक भाषा यानी बिना बोला हुए इशारे दिए जाते हैं। ड्राइवर हाथ से इशारा देता है, इंडिकेटर से इशारा देता है, ट्रैफिक पुलिस हाथ से इशारा देती है, ट्रैफिक लाइट इशारा देती है। यानी 3 तरह के लोग इशारा देते हैं, ड्राइवर, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक पुलिस। जिसमें बोला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो इसको कहा जाता है मूक भाषा। इसको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन 99.99% लोगों में इस मूक भाषा का ज्ञान नहीं होने से अलग अलग तरह के संकेत देते हैं, जो सिग्नल देते हैं। ये जो सिग्नल रोड की लैंग्वेज होती है, इसकी ज्ञान नहीं होने की वजह से इनको थोड़ा हमें अध्ययन करके हमें समझ के उसका पालन करना चाहिए। फिर जब हम सड़क पर आते हैं तो हमें पुलिस वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो गोल वाले जो चिन्ह होते हैं, जो गोल गोल चिन्ह होते हैं, वो मैंडेटरी साइन कहलाते हैं। और रोड पर ट्रैफिक पुलिस होती है, एक तरह की निर्जीव पुलिस होती है। जो लाल बॉर्डर वाले कहते हैं रोड यूजर। ऐतिहासिक आना सागर झील की दुर्दशा को देखते हुए अब आम जनता भी इसे बचाने की मुहिम में जुट गई है। इसी संदर्भ में आज आना सागर संघर्ष समिति के तत्वावधान में शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम में अनेक संस्थाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए आना सागर झील से जलकुंभी हटाने के सुझाव भी रखे। आना सागर झील को बचाने के उद्देश्य से आना सागर संघर्ष समिति द्वारा आज शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। आना सागर चौपाटी पर आयोजित मार्च निकालकर आम जन को इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की गई। इसमें अनेक संस्थाओं द्वारा मार्च निकालकर झील को बचाने के लिए अपने अपने विचार भी रखे गए। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि अजमेर शहर का हृदय स्थल आना सागर झील 3 महीने से जलकुंभी की समस्या से ग्रस्त है। इसमें फैल रही जलकुंभी की समस्या को लेकर शहर का प्रत्येक नागरिक भी आहत हो रहा है। जलकुंभी समस्या के निवारण के प्रति जिम्मेदार इसकी अनदेखी कर असंवेदनशीलता दर्शा रहे हैं। व्यापार महासंघ के संरक्षक भगवान चंदी राम का अजमेर शहरवासियों को नमस्कार। भाइयों, मैं सन 1995 से यहाँ आना सागर के चारों तरफ हमेशा से घूमता हुआ हूँ। सुबह मेरी घंटा 1.5 घंटा यहीं पर ही सन 1995 से निकलती है।
इतना शानदार माहौल जीवन में अनासागर लेक का देखा हुआ है कि आज बहुत बड़ी वेदना लेकर के इस शहर को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हाल जलकुंभी से इस अनासागर झील का हुआ है वो शहर के लिए शर्मनाक है। हमारे प्रशासन के लिए, हमारे नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी हीनता वाली बात है कि वो इस शहर के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं, जबकि अजमेर शहर में इस झील का इतना बड़ा महत्व है। पूरे सेंट्रलाइज्ड अजमेर में इतनी बढ़िया झील होना एक सौभाग्य की बात है, लेकिन उसको दुर्भाग्य बना दिया गया है। और ऐसे में हमारी जनता को जागरूक होना चाहिए। हर जनता के लोगों को जागरूक होकर के और प्रशासन के ऊपर इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस जलकुंभी का कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जो सीवरेज प्लांट बना, जो ट्रीटमेंट प्लांट बना, उसमें केवल सिर्फ दिखाने मात्र की वजह से ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, बाकी उसकी कोई भी उपलब्धि नहीं रही है। यहाँ तक कि जो पानी वहाँ पे गंदा जा रहा है वो वापस वैसा का वैसा ही पानी अनासागर लेक में आ रहा है, जिसकी वजह से जलकुंभी पनप रही है। क्योंकि जो खाद जलकुंभी को चाहिए, जिसकी वजह से जलकुंभी पनपती है, वो जब तक ये वाला समाधान नहीं होता है, जो गंदा पानी इस झील में आ रहा है, अगर वो जब तक नहीं रुकेगा तब तक ये जलकुंभी नहीं हट सकती है। उसका समाधान करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य करना जरूरी है। प्रशासन से ये विनती है, अगर इस तरह का राजनेताओं से, नेताओं से, सबको ये विनती है, यदि इसका समाधान नहीं होता है तो सारे शहरवासियों को इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और ये जो बात है ये राजस्थान सरकार तक और केंद्र सरकार तक जाएगी। एक बार फिर आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पिछले 3 माह से आनासागर में जिस तरह से जलकुंभी का प्रकोप हुआ है, पूरी आनासागर झील को जिस तरह से प्रदूषित कर दिया गया है, अजमेर का एकमात्र आकर्षक पर्यटन स्थल जिसमें स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा पैसा लगने का काम हुआ और एक शहर में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में आनासागर झील को एक बढ़ावा मिलने का मौका मिला, लेकिन इसे जलकुंभी के माध्यम से जिस तरह से कुरूप करने का काम किया है, इससे तमाम अजमेर वासी दुखी हैं। और जब भी इस दृश्य को देखते हैं तो सबके मन में पीड़ा होती है। लेकिन लगातार पिछले 3 माह से देखा जा रहा है कि चाहे प्रशासन कहें या जिन लोगों पर अजमेर शहर की जिम्मेदारी है, तमाम लोग इस पर गंभीर नहीं हैं। और जहां गंभीरता दिखाने की बात आती है तो वहां करोड़ों रुपया अजमेर की जनता का, जो अजमेर के विकास में खर्च होना चाहिए, अजमेर की नाली, सड़क और दूसरी सफाई व्यवस्था में खर्च होना चाहिए, उन करोड़ों रुपयों को इस जलकुंभी की सफाई के नाम पर इस तरह से बहाया जा रहा है कि आने वाला समय अजमेर वासियों का किस तरह होगा, इसे देख करके हर अजमेर वासी चिंतित है। इस दशा को सभी अजमेर वासियों के बीच शेयर करने के लिए, सबको जागृत करने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि तमाम अजमेर शहर के विभिन्न संगठनों को साथ लेकर के एक जन जागृति अभियान शुरू करें। और इस जन जागृति अभियान के माध्यम से जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये संदेश पहुंचने का काम हो कि अजमेर के विकास के लिए, अजमेर के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वो गंभीर हो जाए। अन्यथा अजमेर वासी इस मुहिम को जो आज शुरू की है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमने जो इसकी शुरुआत की है, ये मुहिम लगातार जारी रहेगी, विभिन्न चरणों में की जाएगी। और यदि ये इस पर कुछ भी समाधान निकलने का काम नहीं हुआ तो फिर इस मुहिम को पूरे अजमेर जिले में फैलाने का काम किया जाएगा। तमाम अजमेर वासियों को साथ लेकर के एक बड़ा आंदोलन चला करके जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाएगा। मोहन चेलानी, संयोजक, आनासागर संरक्षण संघर्ष समिति। अजमेर वासियों को कमलेंद्र सिंह राणावत का सादर प्रणाम। उदयपुर से हूँ मैं, पर्यावरण रक्षा संस्थान के नाम से एनजीओ चलाता हूँ। आज जलकुंभी के विषय पर हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। उदयपुर में समस्या फतेहसागर और पिछला झील में 2007 और 2008 में बहुत आयत में पाई जाती थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने और वहाँ के झील प्रेमियों ने सबने मिलकर एक बड़ा प्रयास किया और गंभीर प्रयास में हमने एक काम किया कि हमने नियोचेटिना नामक एक कीट मंगवाया बेंगलुरु से, और उस कीट को हमने उस झील के पानी में डाल दिया, जिससे
आज की स्थिति ये हो गई है कि वो कीट जो है वो कंटिन्यू सर्वाइव कर रहा है। 15 वर्षों बाद भी उसका झील के पानी में असर है और जलकुंभी का कोई नामो निशान आज वहाँ नहीं है। इसके साथ हमने यहाँ पर ग्रास कार्प मछलियाँ छोड़ी है और मत्स्य खेत पर प्रतिबंध लगाया है। हमने गंबूसिया नामक मछली भी मंगवाई थी। इन सब जीवों ने मिलकर उस झील के अंदर जितनी भी जलीय खरपतवार थी उसका अंत कर दिया। हालांकि अभी दूसरी तरह की खरपतवार आती रहती है, ये चीज़ें चलती रहती है, किंतु जलकुंभी शब्द जहाँ आया तो जलकुंभी के लिए मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आपको नियोचेटिना के लिए सजेस्ट करूँ। तो अजमेर के प्रशासन से मेरा आग्रह है, अजमेर के झील प्रेमियों से आग्रह है और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रत्येक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए प्रत्येक नागरिक से मेरा आग्रह है कि वो इस मुहिम को छेड़ दें और इस कीट को मंगवा कर झील के पानी में डलवाएं और निश्चित रूप से रिजल्ट देखिएगा। ये बाइट आपको याद रहेगी, मेरा वादा है। धन्यवाद। क्या उदयपुर झील के अंदर गंदे पानी का भी नालों का पानी आता है? बहुत कम मात्रा में, अब बहुत नियंत्रण कर लिया, किंतु आता है, मैं इनकार नहीं करूँगा। कीट के लिए आपने कोई जानकारी दी प्रशासन को? अभी तो नहीं, क्योंकि अजमेर मेरे लिए मैं अजमेर में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ही आज हाजिर हुआ हूँ। यदि प्रशासन मुझे बुलाता है या मुझे वहाँ ले जाता है तो मैं कलेक्टर साहब से भी मिल लूँगा और संबंधित जो आपकी पर्यावरण समिति है उससे भी डिस्कस कर लूँगा। क्या आपको लगता है कि कीट का है जो आपने मैडम हमारे यहाँ पर इसने कीट ने असर किया, 15 वर्षों से अनवरत इस कीट का असर अभी भी मेरी झीलों में है। आप चलिए उदयपुर में देखिए या कहीं लाइव आप देख सकते हैं, आपको जलीय खरपतवार में जलकुंभी नहीं मिलेगी। एक्चुअली जलकुंभी 1 से 1.5 मीटर गहराई में पाया जाने वाला जड़, इसकी जड़ें वहाँ तक पाई जाती है। हमारे यहाँ पर यदि कोई जलकुंभी का कोई टुकड़ा यदि आपको मिल भी गया तो आधे पौना इंच से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कीट उसको लगातार उसके तने में घुस के खाता है। तो इस प्रकार से कमलेंद्र सिंह रानावत, संस्थापक पर्यावरण रक्षा संस्थान उदयपुर। सागर झील संरक्षण संघर्ष समिति द्वारा आज इस जलकुंभी की समस्या के निवारण के लिए अजमेर के विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर एक मार्च का आयोजन किया जा रहा है और हमें बड़ा खेद है और दुख है कि 3 महीने से समस्या चल रही है। इसके स्थायी समाधान के लिए प्रशासन गंभीर नहीं है। इस मार्च के माध्यम से हम प्रशासन को जागृत करना चाहते हैं कि वो इस समस्या को प्रायोरिटी पे ले। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहाँ से भी एजेंसियों से मदद की आवश्यकता हो उन सबसे मदद ली जाए और इसको एक वार स्केल पर इसका समाधान किया जाए। शहर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। चोर बेखौफ होकर मकान मालिक की उपस्थिति में ही चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला हटुंडी गांव के खाजपुरा का सामने आया, जिसमें रात्रि में मकान के बाहर सो रहे मकान मालिक के घर से अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। इस संबंध में पीड़ित ने आदर्श नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अजमेर के अटुंडी रोड खाजपुरा गांव के एक मकान में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह तेज गर्मी होने के कारण सभी कमरे के बाहर सो रहे थे, तभी अज्ञात चोर कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए और अलमारी में रखे लाखों रुपए के जेवर चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि गहनों की कीमत करीब 12 लाख रुपए थी। इस संबंध में आदर्श नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम बाहर सो रहे थे, रात को मतलब 1:30-2 बजे बाद ही आए थे जी। मालूम नहीं 3-4 जने थे, वो खिड़की तोड़ के निकल गए यहाँ से। सुबह हम 4:30 बजे उठे, तब मालूम पड़ा गेट खुला नहीं हमारा जी। क्या हुआ? तो पूरा मतलब बच्ची का और मेरी मिसेज का सारा गहने लगे। हुआ क्या था कि भाई खिड़की तोड़ के आए थे? खिड़की तोड़ के आए थे पीछे से जी। पीछे से पूरी खिड़की तोड़ दी, वो चाली बली थी उसे लगा के फिर चढ़े ऊपर। ये ऊपर से कम से कम 8-9 फीट ऊपर है खिड़की पीछे से। हाँ, खाली खेत है ना पूरा सर। अच्छा, फिर रात को कर रहे थे हम, तो बाहर सो रहे थे। बाहर सो रहे, सुबह उठे जब मालूम पड़ा हमको तो ये घर में चोरी हो। हाँ, घर में चोरी। पूरा मेरी मिसेज का सारा गाना था और मेरी बच्ची का, जो अभी शादी करी, दोनों बच्चों की हमने। लगभग कितना तोला सोना होगा? सोना सर लगभग इनमें 10-11-12 तोला सोना था सर। और पैसे वैसे तो जो आंधली वगैरह था उनको लिफाफे थे वो लेके। हाँ, लगभग ये अपने 11-12 लाख का माल गया सर। कौन सी थाने रिपोर्ट थी? आदेश नगर में करी थी सर हमने। हाँ, आई सर, पुलिस आई। कब करी थी आपने बच्चों की शादी? अभी 27 अप्रैल को करी थी हमने सर। कहाँ पर मकान है आपका? यही है मकान हमारा सर। कहाँ पर? जगह बताओ। खाजपुरा में सर, खाजपुरा हमारा। हाँ, हटुंडी रोड। ठीक है, आपका नाम? गणपत सिंह है नाम मेरा सर। ठीक, क्या करते हो आप? हम खेती बाड़ी करते हैं सर। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
Pizza Point, Kangor. For delicious moments. विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ प्रांत के अजमेर चैप्टर की ओर से देवर्षि नारद जयंती पर 25 मई को अजमेर के स्वामी कॉम्प्लेक्स के सभागार में सायंकाल 6 बजे विचार गोष्ठी रखी गई है। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी होंगे, जबकि सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हनुमान सिंह राठौर मुख्य वक्ता के तौर पर विचार रखेंगे। विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ प्रांत के अजमेर चैप्टर की ओर से देवर्षि नारद जयंती पर 25 मई को अजमेर के स्वामी कॉम्प्लेक्स के सभागार में सायंकाल 4 बजे विचार गोष्ठी रखी गई है। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी होंगे, जबकि सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हनुमान सिंह राठौर मुख्य वक्ता के तौर पर विचार रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चित्तौड़ प्रांत के प्रचार प्रमुख राजेंद्र लालवानी ने बताया कि इन दिनों पत्रकारिता के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का देवर्षि नारद की नीति से मुकाबला किया जा सकता है। भारत में देवर्षि नारद को प्रथम पत्रकार माना गया है। लालवानी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं हो रही है, जबकि समाज में पत्रकारिता का विशेष महत्व है। अजमेर की तरफ से विगत 12 वर्षों से नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी का आयोजन करता रहा है। उसी कड़ी में इस बार भी आगामी दिनांक 25 मई 2024 को सायंकाल 4 बजे स्वामी कॉम्प्लेक्स में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख शिक्षाविद आदरणीय श्री हनुमान सिंह जी मुख्य उद्बोधक के रूप में रहेंगे तथा मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय दीनबंधु जी चौधरी प्रधान संपादक दैनिक नवज्योति का पाथे हम सबको प्राप्त होगा। शहर में जो व्यक्ति पत्रकारिता के संदर्भ में रुचि रखते हैं तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सब से आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। अजमेर जिला प्रभारी और सचिव अर्पणा अरोड़ा आज अजमेर पहुंची। अजमेर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय और सभागार का जायजा लिया। इसके अलावा अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विभागों की अधिकारियों की बैठक ली जाएगी और उस पर आम जनता से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। अजमेर जिला प्रभारी और सचिव अर्पणा अरोड़ा आज अजमेर पहुंची। अजमेर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय और सभागार का जायजा लिया। इसके अलावा अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर सचिव अर्पणा ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर जनता से जुड़े कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अजमेर के विभागों के अधिकारियों के कार्यों को लेकर भी सराहना की। देखिए, राज्य सरकार के निर्देश हैं कि हमारे जो गुड गवर्नेंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट में जो पिलर है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस होता है, जिसमें एडीएम ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, जो जनता से जुड़ा हुआ दफ्तर है। और सरकार में अब ई फाइलिंग पद्धति लागू कर दी गई है, तो ई फाइल से जनता के काम कितनी जल्द हो रहे हैं, हमें निर्देश हम जाके देखें। पब्लिक का काम कितना जल्दी हो रहा है, पेंडेंसीज तो नहीं हो रही हैं। इस हिसाब से कलेक्ट्रेट के सेक्शंस और सारी जगह मैंने देखा है। रिकॉर्ड कैसे रख रहे हैं, दाखिल दफ्तर कर रहे हैं, स्कैनिंग करके हम जमा करा रहे हैं क्या है। और पब्लिक ओरिएंटेड दफ्तर को हमें देखना है कि लोगों को तकलीफ़ नहीं हो रही हो, बार बार चक्कर नहीं काटना पड़े। तो मैंने अभी कलेक्ट्रेट का तो निरीक्षण किया है। अभी मैं अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम भी जाऊंगी। ये भी जनता से जुड़ा हुआ दफ्तर है, ये देखना है। मैम, अब तक क्या कमी दिख रही है? मुझे कमी तो ऐसी नहीं नज़र आई। अजमेर शुरू से ही मैं आती रहती हूँ और अच्छा ज़िला मानती हूँ मैं। इसमें अच्छे प्रशासन और अच्छे ऑफिसर्स भी रहे हैं और भारती जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। मैंने सेक्शंस में देखा, सभी लोग ई फाइलिंग पद्धति से वाकिफ़ हैं, सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है और दे आर वेल वर्स, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। और कहीं दिक्कत है तो हमारे ऑफिसर्स उनको गाइड करते हैं। वैशाली नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने वाली गली में दोपहिया वाहन शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
दुकान मालिक ने बताया कि करीब 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वैशाली नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने वाली गली में दोपहिया वाहन के सर्विस सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई। शोरूम मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी और आग ने बड़ा रूप धारण कर लिया। इस पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड टीम ने पहुंचकर आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। दुकानदार ने बताया कि करीब 1.5 लाख रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्या सूचना मिली थी? सर, हमें सूचना मिली थी कि बीकानेर मिष्ठान भंडार के यहाँ कोई वो सरदार जी की कोई ऑटोमोबाइल की दुकान थी रिपेयरिंग की, उसमें आग लगी है। तो हमने वहाँ से फायर ब्रिगेड में सूचना दी गई थी, तो उसके हिसाब से हमने तुरंत प्रभाव से 2 गाड़ियाँ रवाना करी और यहाँ आके देखा तो आग काफ़ी थी। ऑयल था इसके अंदर, मोबाइल ऑयल वगैरह गाड़ी में भरते हैं जो, उसमें आग थी। तो हमने उस आग पे काबू पाया और आग पूर्ण रूप से हमने बुझा ली। लगभग कितनी गाड़ियाँ मौके पर? लगभग 3 गाड़ियाँ मौके पे पहुंची थी, जिसमें 2 गाड़ियाँ हमने यूज़ में ली। मुकेश आर चौधरी, फायरमैन। जी सर, कहाँ कौन सी जगह है? शोरूम वैशाली नगर मेरा शोरूम है, रिलायंस के सामने 2 व्हीलर का। तो लाइट का शॉर्ट सर्किट होने से 1-2 डब्बे में आग लगी। मैंने बुझाने की कोशिश करी, आग ने ज़्यादा विकराल रूप ले लिया और पूरी दुकान मेरी जल के राख हो गई। तो हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन भी करा, आधा घंटा लगा आने में, जब तक आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। भाई साहब, किस चीज़ का शोरूम? 2 व्हीलर वर्कशॉप है मेरा, 2 व्हीलर गाड़ियों का। सामान रखा हुआ था? स्पेयर पार्ट्स भी था और स्पेयर पार्ट भी था और ऑयल के डब्बे थे। करीब 1-1.5 लाख का नुकसान। गाड़ी नहीं थी सर। अच्छा, गाड़ी नहीं थी, 1.5 लाख सामान था, गाड़ी नहीं थी। और कितनी बजे लगी थी? अभी 1-2 घंटे में, 1 घंटे में। कारण क्या रहा भाई साहब? शॉर्ट सर्किट सर, शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं जैसी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. भीषण गर्मी में जीवों की सेवा करने के उद्देश्य से पहल जन सेवा संस्था द्वारा आज राजा साइकिल स्थित रेलवे उद्यान में उपस्थित लोगों को पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे वितरित किए गए। इस मौके पर उपस्थित दक्षिण विधायक अनीता बदेल ने सभी लोगों से इस भीषण गर्मी में जीव जंतुओं की सेवा करने की अपील की। भीषण गर्मी में जीव जंतुओं की सेवा के उद्देश्य से पहल जन सेवा संस्थान द्वारा आज राजा साइकिल स्थित रेल उद्यान में उपस्थित लोगों को परिंदे वितरित किए गए। संस्था के अध्यक्ष नितेश आत्रे ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दक्षिण विधायक अनीता बदेल के हाथों से आमजन को परिंदे बांटे गए। उन्होंने बताया कि इन परिंदों को अलग से चैन लगवाकर बनवाया गया है और पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए 500 से अधिक परिंदों के बांटने का लक्ष्य भी रखा गया है। रेल उद्यान में उपस्थित लोगों ने इस कार्य की बहुत ही प्रशंसा की। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पहल जन सेवा संस्थान के माध्यम से यहाँ राजा साइकिल चौराहे पर रेलवे उद्यान में हमने परिंदे बांटे हैं। परिंदे ऐसे हैं जो व्यक्ति को सीधे जाकर के अपने घर पे सिर्फ टांगने हैं और नियमित रूप से पक्षियों को पानी भरना है, क्योंकि जितनी भीषण गर्मी है, इस भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षी को भी पानी मिले। भगवान बुद्ध का यही मानना था कि वो सभी जीवों पर दया करने का भाव उन्होंने रखा था, वही शिक्षा दी थी और उसी शिक्षा के तहत आज ये कार्यक्रम पहल जन सेवा संस्थान के माध्यम से हमारे द्वारा संपन्न किया गया। परिंदे की डिजाइन ये स्पेशल रूप से बनवाए गए हैं, जिसमें कड़ी लगी हुई है और टांगने का पूरा सिस्टम दिया है। जो भीषण गर्मी है उसको देखते हुए आज सनातन धर्म की जो पुण्य तिथि है बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, जो उस पूनम के अवसर पर हम सभी पहल जन सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक सरोकार करते हुए सहयोग से हमारी क्षेत्रीय विधायक दीदी श्रीमती अनीता जी बदेल के नेतृत्व में रेलवे उद्यान राजा साइकिल स्थित रेलवे उद्यान में आम जन को और जो प्राकृतिक प्रेमी हैं उनको ये परिंदे वितरण किए गए हैं, ताकि वे इसमें पानी का और उनको दाना डालने का काम
श्री झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर अजमेर में चल रहे 10 दिवसीय बाल संस्कार शिविर में आज छठे दिन सत्यनारायण भगवान के पवित्र दिन पर मंदिर में वरिष्ठ अध्यापिका ज्ञानी मोटवाणी, हरी चांदवाणी, भारती दरवाणी द्वारा सत्यनारायण भगवान की सामूहिक कथा कराई गई। इसके अलावा कथा करने की विधि सामग्री सहित बच्चों को बताई गई। श्री झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर अजमेर में चल रहे 10 दिवसीय बाल संस्कार शिविर में आज छठे दिन सत्यनारायण भगवान के पवित्र दिन पर मंदिर में वरिष्ठ अध्यापिका ज्ञानी मोटवाणी, हरी चांदवाणी, भारती दरवाणी द्वारा सत्यनारायण भगवान की सामूहिक पूजा कराई गई। कथा करने की विधि भी सामग्री सहित बच्चों को बताई गई। सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन की प्रेरणा से राज्य भर में चल रहे सिंधी बाल संस्कार शिविरों में सामूहिक सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हो रहा है एवं आज के पवित्र दिवस पर पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए एक पेड़ पीपल का अवश्य लगाने का संकल्प लिया गया है, जिससे सब सुरक्षित रहेंगे। इकाई अध्यक्ष किशन केवलानी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर अध्यक्ष प्रकाश जेठरा, महासचिव ईश्वरदास जेसवानी, जयप्रकाश मंगाणी ने झूलेलाल जी की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मशहूर संगीतकार होतचंद मोरियानी व पूनम गीतांजलि द्वारा बच्चों को अभिनय की बारीकियां सिखाई गई और वहीं पर हाथों हाथ सभी के समक्ष अभिनय कराया गया। कार्यक्रम में खुशीराम इसरानी, गोविंदराम कोडवाणी, रमेश राय सिंगानी, पुरुषोत्तम जगवाणी, ओम प्रकाश शर्मा, भैरोमल शिवनानी, दिलीप बुरानी, मोटूमल प्रेमचंद्रनानी, मोहन कोटवाणी आदि लोगों ने सेवाएं दी। जय झूलेलाल। भारतीय सिंधु सभा वैशाली नगर इकाई और श्री झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 18 मई से 27 मई तक चल रहे बाल संस्कार शिविर में आज बृहस्पतिवार पूनम के दिन बाल संस्कार शिविर में बच्चों को गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, सिंधी में पोयम और न जाने कितनी एक्टिविटीज़ आई सिखाई गई, जिसमें ख़ास तौर पर बच्चों ने सिंधी खेल कूद का भरपूर आनंद लिया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो संयोजक और टीचर्स हैं श्रीमती मंजू लालवानी, ज्ञानी मोटवानी, हरी केवलानी जी, प्रकाश जेठरा जो कि मंदिर के अध्यक्ष है, मैं होतचंद मोरियानी, पूनम गीतांजलि, भविष्या नाजवानी, भावना सबनानी, हेमा केवल रमानी, निधि पमनानी आदि कई गुरुओं ने बच्चों को शिक्षा दी और साथ में स्पेशल तौर पर आई हुई भारती डरवानी और ईशा सोनी ने बच्चों को खूब हंसाया और लाफिंग शो का उन्हें आनंद दिलाया। इस 9 दिवसीय शिविर में बच्चों को हर तरह से सिंधी भाषा का ज्ञान, सिंधी भाषा, संस्कृति, सभ्यता की पूरी जानकारी दी जा रही है, जो कि आने वाली पीढ़ी को बहुत ही काम आएगी, ज्ञानवर्धक रहेगी और हमारी आशा है कि भविष्य में इस तरह के हम और भी अच्छे आयोजन करते रहेंगे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इस शिविर के लिए ख़ास तौर पर राजस्थान की मशहूर संगीत गीतकार और गायिका पूनम गीतांजलि ने बच्चों के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग रंगों से सजे हुए गीत लिखे हैं, जिनका विमोचन भी क्लोजिंग डे पे रविवार को शाम को 6 से 8 के प्रोग्राम में किया जाएगा और बच्चों को वो किताबें मुफ्त में बांटी जाएगी। और आज स्पेशली सत्यनारायण जी की कथा बच्चों के साथ लगभग 100 बच्चे आज आए थे। 100 बच्चों के बीच में बैठकर सत्यनारायण की कथा की गई थी। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक अरविंद खरे ने आज अस्पताल के अनेक वार्डों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान वार्ड में लगे पंखे, कूलर और एसी की स्थिति देखी गई है, जो कि सही पाई गई। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में रोगियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा वार्ड में आवश्यक स्थान के लिए अलग से पंखे भी लगाने का निर्णय लिया गया। जो इस समय है ना राजस्थान के अंदर और अजमेर में भीषण गर्मी का ताप है। आज इस समय जो 43 और 44 टेम्परेचर चल रहा है और भारी गर्मी तापघात के कारण JLN अस्पताल ने अपनी गर्मी की व्यवस्था करने के लिए पंखे, AC और कूलर जो अभी है, हमारे यहाँ पर करीब 750 AC लगे हुए हैं, 2000 पंखे लगे हुए हैं। इन पंखों में से हमने अभी आज अपने ग्राउंड फ्लोर जहाँ पर मरीज प्रथम स्तर पर आता है, कैजुअल्टी वार्ड, कैजुअल्टी OPD, EMU, ट्रॉमा, न्यूरो, ICU इनमें आता है। इसमें हमने जाके देखा तो आज जो कैजुअल्टी वार्ड है
उसमें टाटा पावर की तरफ से वोल्टेज ट्रिप आ रहा है। तो आज टाटा पावर की टीम लगी हुई है, तो उससे क्या कैजुअलिटी वार्ड के एसी आज ठीक हो जाएंगे। उनकी पूरी टीम उन्होंने लगा रखी है। टाटा पावर से बात हुई है और मेघवंशी जी से बात हुई है, उन्होंने कहा अपनी पूरी टीम उन्होंने लगा रखी है, तो ये आज के सेव हो जाएंगे। इसके अलावा हमने जो पंखे देखे तो 10 पंखे हमारे नए रिप्लेसमेंट की हैं पूरे इस एरिया में। तो जिसमें से करीब आप 10 पंखे देखें तो करीब इसमें 200 पंखे करीब लगे हुए हैं यहाँ पर। तो 200 पंखे में 10 मतलब कि ये पंखे जो कि अभी किसी में रेगुलेटर ख़राब है, किसी में कुछ ख़राब है, आज उसको 24 घंटे के अंदर वो पंखे भी सुधर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि स्थिति पूरी हो जाएगी। रही बात पानी की, हमने यहाँ पर 17 जगह वाटर कूलर लगा रखे हैं। जो कुछ वाटर कूलर हमें डोनेशन से मिले थे उसको भी हमने लगा रखे हैं, और बाकी जो हमारे थे उनके सबके टंकी हमने साफ़ कर दिए, पानी लगा दिया, और हर जगह हमें ठंडा पानी मिल रहा है। नई जगह पंखे लगाने की नहीं, इसमें से क्या कुछ जगह हमने चिन्हित करी है, तो इसमें से हमने करीब 6 नए पंखे और लगाने का कैजुअलिटी वार्ड के अंदर में लगाने का तय किया। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. पुष्कर के पवित्र सरोवर में आज हजारों श्रद्धालुओं ने वैशाख माह की पावन बुद्ध व पीपल पूर्णिमा महा स्नान कर धर्म लाभ प्राप्त किया। पूर्णिमा महा स्नान के साथ ही एक माह से चल रहे वैशाख स्नान और पंचतीर्थ महा स्नान का समापन हो गया। पूर्णिमा महा स्नान के लिए आज सुबह से ही पुष्कर सरोवर के मुख्य गौ घाट सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। प्रतिवर्ष की भांति विशेष रूप से जिले के रावत समाज के लोगों में वैशाख पूर्णिमा महा स्नान के प्रति ज्यादा उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपने अपने पूर्वजों के पिंडदान तर्पण किए। सनातन धर्म में 12 महीनों में से 2 महीने कार्तिक और वैशाख को बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है, और आज वैशाख मास की बड़ी पूर्णिमा है। लाखों भक्त कल ही आके यहाँ पे डेरा जमा लिया, और हजारों भक्तों ने यहाँ पे 5 दिन रहकर एकादशी से पूर्णिमा पंचतीर्थी का स्नान किया है। आज उनका पूर्णता हो रही है। यहाँ जो है विशेष तौर से स्नान पूजा पितरों को तर्पण के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यजमान पुष्कर स्नान पूजा ब्रह्मा जी का दर्शन करने पुष्कर जी आए हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा का पुण्य लाभ लेने, अपने कर्मों को सुधारने, भजनों गाते हुए आनंद ले रहे हैं। और विशेष तौर से इनमें मातृ शक्ति, महिला शक्ति सबसे अधिक संख्या में है। धर्म पुण्य में गाय को अनाज डालती है, गायों कबूतरों को अनाज डालती है, गायों को चारा खिला रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा कर रहे हैं, पुष्कर जी का स्नान कर रहे हैं। बड़े भक्ति भाव से लोग यहाँ पे श्रद्धा से पुष्कर तीर्थ की गुरु महाराज की यात्रा कर रहे हैं। गोविंद पारासर ब्रह्मघाट पुष्कर। वैशाख महीने में पंचतीर्थ एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पंचतीर्थ स्नान किया जाता है। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। इस पर यहाँ यात्री स्नान करते हैं, पिंडदान करते हैं, फूल ठंडे करने के लिए आते हैं और ब्राह्मणों से पूजा करा के दान दक्षिणा देते हैं। क्या मैं तो आज का दिन की आज के स्नान का कोई 25 दिन आते हैं, नहीं तो पूर्णिमा का स्नान करके दान दक्षिणा दे के जाते हैं। आपका नाम? दीनदयाल पाराशर। बोल पुष्कर महाराज की जय। ये वैशाख और कार्तिक दोनों एक बहने हैं और ये पंचतीर्थी 5 दिन का स्नान होता है। 11 से लेके पूर्णमासी तक। आज पीपल सबसे बड़ी पूनम है। इसका बड़ा भारी महत्व अखंड सौभाग्यता का तीर्थ है।
यहाँ से स्नान करने से पंच विस्म की जो यात्रा करता है वो वैकुंठ के लिए प्राप्त होता है और पितरों का मोक्ष कल्याण होता है। ये अखंड सौभाग्यता का भगवान ब्रह्मा जी का ये क्षेत्र है। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने कार्तिक महीना में एकादशी से पूर्णमासी तक 5 रोज तक यज्ञ किया था और ये बैसाख और कार्तिक दोनों सेम है। बड़ा महीना बैसाख का बड़ा महीना है ये आने का महत्व है। आपका नाम? पंडित राजा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।